हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पे। जी आज हम बात करेंगे हमारे लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 2 की, जहां पे न्यूटन अंकल ने जो अपने लॉज दिए थे, याद है पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूटन अंकल ने मोशन को समझाने के लिए, मोशन के जो कॉज है उसको यानी कि फोर्स को समझाने के लिए हमें 3 लॉज दिए थे। तो पहला लॉ हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा और तीसरा लॉ आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी देंगे। ठीक है, सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कि हम कौन कौन से लॉज कवर करेंगे, दूसरा वाला और तीसरा वाला। पहला वाला जो लॉ है मेरे बच्चे, वो हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से जेई एक्सपीरियंस को पढ़ा रहा हूं, मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके लिए फायदेमंद होगा अगर मेरी कही हुई इन बातों को फॉलो करते हुए चलोगे। पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो चीजें मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, जो टॉपिक मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, भाई अपने हाथों से लिखना है उसको। अपने नोट्स खुद बनाओ, अपने हाथों से लिखो सारी चीजें, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। इसके अलावा आपको डीपीपीज मिलती हैं, वो डीपीपीज यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी है। इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट आता है आप लोगों को, तो बेटा उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं बना रहा हूं, तो वो वीडियो सॉल्यूशन से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको हर चैप्टर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं। टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन होते हैं वो तो होते ही है, ठीक है, उसमें तो कोई कमी नहीं रखूंगा। लेकिन जब हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है तो भी मैं आपको 3 से 4 सेशन लेता हूं, जिसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कराता हूं। तो बेटा वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मेरे साथ करनी है, ऐसा नहीं कि सर बस पिक्चर देख रहे हम लोग, है ना, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना जरूरी है। उसके अलावा मैं PYQs भी कराता हूं, तो वो भी आपको करना है। बेटा ये क्वेश्चंस और PYQ मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराता हूं, बट टाइम बाउंडेशन की वजह से देखो ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे करा पाऊं, ठीक है, फिर हमारा चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको यहां कराता हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो क्वेश्चन रह जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप खुद से भी सॉल्व करेंगे, करोगे ना, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें आप अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो। उसके अलावा डाउट सॉल्विंग पार्ट चल ही रहा है हमारा, हम हर वीकडेज पे या वीकेंड्स पे ऐसे कोई सेशन प्लान करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट पेपर वगैरह एंड ऑल दिस थिंग्स, बेटे आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो इसकी आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि अगर आपने इस प्लान को शिद्दत से फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन 100% है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं बेटा। बट यह है कि ये प्लान आपको पूरे प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करते हुए चलना है। ऐसा मत करना कि भाई 1 महीने के लिए आपने इसको फॉलो कर लिया, अगले महीने भूल गए या कुछ भी, ठीक है। तो अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा। ओके, चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन। एक कुछ बातें मैं पिछले लेक्चर की रिकॉल करवा देता हूं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फोर्स के बारे में समझाया था। बोला था फोर्स क्या होता है बेटा, हमने बोला था फोर्स इज अ पुश और अ पुल, याद है, पुश और पुल विच चेंजेस or tends to change the state of rest or of uniform motion, है ना। यही फोर्स होता था। फोर्स के क्लासिफिकेशन भी मैंने किया था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, वीक फोर्सेस, देन न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बेटा फोर्स के बारे में हमें कहां से पता चला था, न्यूटन अंकल के पहले लॉ से, है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वी ऑल नो क्या कहता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को कंटिन्यू करता है जब तक कि कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। अगर आपने एक बॉक्स को कहीं पे ले जाके रख दिया किसी कमरे में, तो बेटा वो बॉक्स वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि कोई इसको उठा ना ले वहां से फिर से, है ना। तो ये वाली बात न्यूटन अंकल ने अपने फर्स्ट लॉ में की थी। सेम बात गैलीलियो अंकल ने भी की थी, इसलिए उनके लिए भी गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया आया था। तो इनर्शिया क्या होता है, यहां पे एक नया टर्म हमें देखा, वो है इनर्शिया। तो हमने पूछा फिर कि भाई इनर्शिया होता क्या है भाई साहब, तो उन्होंने हमें बताया एक्चुअली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। ये किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो अपने स्टेट को चेंज करने से अपोज करता है। अब बड़ी कॉमन सी भाषा में बोले, सिंपल लैंग्वेज में बोले, तो इनर्शिया एक तरह का आलस है। तुम भी तो आलस करते हो, अरे यार कौन जाएगा बाहर, सो लाता हूं थोड़ी देर, है ना। तो बस यही है
है ना, कौन पढ़ाई करेगा, फोन चला लेता हूं, है ना, कौन सुबह उठेगा, सो लेता हूं। तो तुम अपने स्टेट को चेंज करने के लिए क्या करते हो, अपोज करते हो, वही तो है इनर्शिया। तो वैसे हर बॉडी की एक टेंडेंसी है कि वो क्या करता है, अपने स्टेट के चेंज को, स्टेट का चेंज मतलब ऐसा नहीं कि सर पंजाब से हिमाचल जा रहे हैं या फिर ऐसा ऐसी वाली चीजें नहीं, स्टेट मतलब रेस्ट ऑफ मोशन से, ठीक है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन के चेंज को अपोज करता है इनर्शिया की वजह से, ठीक है भाई। तो इनर्शिया के 3 टाइप्स पढ़े थे हम लोगों ने। तो पहला टाइप आया था बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसमें हमने क्या बोला था, याद आया कुछ, कि सर अगर हम रेस्ट पे है तो हमारा इनर्शिया बोलता है भाई साहब रेस्ट पे ही रहना, चलने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा आया था बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन, याद आया कुछ, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है आपसे, इनर्शिया ऑफ मोशन आपसे कहता है कि भाई साहब सुनो, मोशन में हो, मोशन में ही रहो, रुकने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा आता है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो कि हमसे क्या कहता था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सारी बातें पिछले लेक्चर में मैंने कंप्लीट करा दी है, तो आप चाहो तो वो लेक्चर भी देख सकते हो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलता है भैया तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में चलते रहोगे, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने बोला था भैया किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, है ना, और उतना ही ज्यादा फोर्स हमें लगेगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। जिसका मास जितना ज्यादा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा, एंड उस पे जो फोर्स लगाएंगे टू चेंज द स्टेट, फोर्स टू चेंज द स्टेट, वो भी उतना ज्यादा ही होगा। यानी कि अगर सर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मोशन प्रोवाइड कराने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मास कम होता है तो इनर्शिया कम हो जाएगा, उस केस में फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया था, एक तरफ बस आ रही तुम्हारी तरफ, एक तरफ साइकिल आ रही, तो तुम किसको रोकोगे? ऑब्वियस ही बात है जिसका मास कम है, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा, उसको रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बस को नहीं रोकेंगे हम लोग, हम साइकिल को रोकेंगे जाके, है ना। तो ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में हम कर चुके थे। यहां से थ्योरेटिकल टाइप के सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों से, न्यूमेरिकल जो होता है वो सेकंड लॉ से बनना शुरू होता है। तो आज हम सेकंड लॉ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मोमेंटम के बारे में समझते बेटा। तो कोई आपसे बोले मोमेंटम क्या है, तो बचपन में आपने पढ़ा होगा कि मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बड़े आसान से शब्दों में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। हाँ बहुत अच्छी बात है सर, यही पढ़ा हम लोगों ने भी, लेकिन ये मोमेंटम बताता क्या है असल में? ये तो हमें पता चला ना कि मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी गिव्स यू द मोमेंटम। मतलब क्या है इसका सर? ये तो मतलब ठीक है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मैथमेटिकली एस्पेक्ट हमें इसका समझ आता है, इसका प्रॉपर सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है वो हमें नहीं पता। तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना मोशन किया, द क्वांटिटी ऑफ द मोशन possessed by a moving body। एक चलती हुई बॉडी ने कितना मोशन किया वो मोमेंटम से पता चलता है ना। तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मोशन possessed by a moving body is known as the momentum of the body, denoted by mass into velocity। बॉडी का मास उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चलता रहेगा उसका मोमेंटम कितना होता है। अच्छा इसकी यूनिट्स की बात करें बेटा, अच्छा तो एक और बात जो पहले इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्केलर है या वेक्टर है। तो देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। यूनिट की बात करें, मास का यूनिट होता है केजी और इसका होता है मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, बहुत ही बेहतरीन से दोनों यूनिट्स बता दी। उसके अलावा डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन इज द डायमेंशन। खत्म कहानी मोमेंटम की, ठीक है, क्लियर है ये बातें। तो ये मोमेंटम के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं, लिख लीजिए। मान लो हमारे पास एक कोई बालक है जिसका नाम गोलू है, ठीक है। अब ये गोलू क्या है बेटा, इस गोलू का मास है m, गोलू चल रहा है v वेलोसिटी से, तो गोलू का मोमेंटम होगा m इंटू वी। गोलू का मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, m इंटू वी, वे v इज डिनोट्स द वेलोसिटी। अच्छा इसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात है क्या हम लोगों के लिए? मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात है क्या हम लोगों के लिए? नहीं है, हम वो भी कर सकते, ठीक है। चलिए भाई ये सारी बातें नोट कर लीजिए। मोमेंटम का इस्तेमाल होगा न्यूटन अंकल के सेकंड लॉ में, तो सेकंड लॉ में मोमेंटम का इस्तेमाल होता है, इसलिए पहले ही आपको मोमेंटम बता दिया गया। हाँ भाई इससे ज्यादा नहीं है मोमेंटम में, अभी तो बस इतनी ही बातें मोमेंटम के लिए, आगे चल के पढ़ेंगे और डिटेल में इसको। डन।
चलिए भाई, तो अब आते हैं न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ। न्यूटन अंकल के सेकंड लॉ से हमें यह बात पता चलती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बेटा F इक्वल्स टू dp बाई dt होता है, ये न्यूटन अंकल ने अपने सेकंड लॉ में समझाया। बेसिकली वो यहां से अब हमें फोर्स का फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहे थे। पहले लॉ में उन्होंने फोर्स की डेफिनेशन दी हम लोगों को, उन्होंने बताया कि फोर्स क्या है, पुश और पुल है। सेकंड लॉ से उन्होंने फोर्स के फॉर्मूले को देने की कोशिश की हमें। क्या बोला बेटा कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज है, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स पे। इसका मतलब समझ नहीं आया मुझे, तो इसका मतलब समझते हैं बेटा। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास है m। ये बॉडी अभी क्या है, रेस्ट पे है। कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम मैंने देखा ये t इक्वल्स टू 0 पे बेटा बॉडी कहां है, रेस्ट पे है। कुछ समय के बाद मैंने देखा कि ये जो बॉडी है m मास की, वो मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। किसी टाइम t पे मैंने देखा ये बॉडी तो मूव कर रही है, तो क्या इसका मोमेंटम चेंज हो गया? बिल्कुल सर। इनिशियल मोमेंटम की बात करें वो तो 0 था, फाइनल मोमेंटम की बात करें तो वो तो m इंटू वी हो गया। तो क्या इसका मोमेंटम चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ सर। तो यहां पे इसके मोमेंटम का चेंज होता है बेटा dp डेल्टा p इज योर p फाइनल माइनस p इनिशियल। सो डेल्टा p इक्वल्स टू बेटा mv माइनस का 0। सो डेल्टा p इक्वल्स टू mv। तो बेटा कितने टाइम में हुआ ये? यहां से लेके यहां तक का जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, इट विल बी इक्वल्स टू टी माइनस का 0 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू टी। बेटा न्यूटन अंकल ने बोला कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम का चेंज समय के साथ, इट इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का बदलाव, मोमेंटम का चेंज विद टाइम गिव्स यू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समय के साथ मोमेंटम में जो चेंज हुआ वो बराबर है किसके? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के। ये बात न्यूटन अंकल ने अपने सेकंड लॉ में डिफाइन करी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कोई कांस्टेंट आएगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कांस्टेंट का वैल्यू 1 कंसीडर करते हुए हमने एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है उससे क्या होता है बेटा? ये फॉर्मूले का क्या सिग्निफिकेंस है? इस फॉर्मूले का क्या सिग्निफिकेंस है? ये फॉर्मूला हमें बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए तो वो बॉडी के मोमेंटम में समय के साथ चेंज आ जाएगा। क्या बोला? इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है? ये न्यूटन सेकंड लॉ है बेटा, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है। तो न्यूटन अंकल ने ये वाली बात तो समझा दी हम लोगों को, लेकिन इसका तात्पर्य क्या था? तो इसका तात्पर्य सिंपल है बेटा। बोलते हैं अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, किसी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो वो बॉडी का जो मोमेंटम है वो टाइम के साथ चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम का चेंज समय के साथ, मोमेंटम का चेंज समय के साथ। बोला गया किसी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो उस बॉडी का मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होता है। तो ये कोई बॉडी थी, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए तो मेरे बच्चे बोलो क्या इसका मोमेंटम में चेंज आया? बोलो हाँ, बिल्कुल आया। अगर यहां पे किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए तो इसके मोमेंटम का चेंज हो जाता है विद टाइम। इनिशियली मोमेंटम 0 था, किसी टाइम t पे मोमेंटम m इंटू वी हो गया। तो ये बात न्यूटन अंकल ने ऑब्जर्व करी और उन्होंने अपना सेकंड लॉ दिया, बोलते कि भैया F एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा p बाई डेल्टा t। अच्छा, मोमेंटम का चेंज, क्योंकि देखो यू नो बेटर कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। फोर्स और मोमेंटम दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मोमेंटम का चेंज इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम का चेंज इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम का चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो बेटा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स होता है मोमेंटम का चेंज भी उसी डायरेक्शन में ही होगा। मोमेंटम का चेंज भी इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है। कैसे सर? खुद ही देखो। सपोज कीजिए लेट अस कंसीडर द डायरेक्शंस लाइक दिस, आई कैप,
माइनस का आई कैप, जे कैप माइनस का जे कैप। मेरे बच्चे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, आई कैप वाला। फोर्स का डायरेक्शन क्या है, आई कैप वाला। डेल्टा पी निकालने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, डायरेक्शन सेम आएगी, देखना डेल्टा पी वेक्टर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बेटा इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, फाइनल मोमेंटम mv। बेटा वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, वेलोसिटी है आई कैप में, तो यहां पे लिखेंगे mv आई कैप माइनस का जीरो। तो बेटा डेल्टा पी कितना आ रहा है यहां पे, mv आई कैप, तो लिख दो यहां पे डेल्टा पी इक्वल्स टू mv आई कैप। क्या आपको एक चीज दिख रही है कि मोमेंटम का चेंज उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है। मोमेंटम का चेंज उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये वाली बातें न्यूटन अंकल ने अपने सेकंड लॉ में बोली थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो समय के साथ उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, और ये जो मोमेंटम का चेंज होगा इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द it is in the direction of the applied force, it is in the direction of the applied force। ये बात न्यूटन अंकल ने अपने सेकंड लॉ में बोली थी। So this is all about the Newton second law। स्टेटमेंट यहां से लिख लीजिएगा, उसके बाद की कहानी अगले बोर्ड से लिखेंगे। पहले तो स्टेटमेंट लिख लो, दिस इज द स्टेटमेंट बाय लागू न्यूटन अंकल। ठीक है, चलो भाई आशीर्वाद ले लिया, अब आ जाओ। The rate of change of momentum of any system is directly proportional to the applied external force, and this change takes place in the direction of the applied force। ठीक है, तो मोमेंटम का जो ये चेंज होगा इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो न्यूटन अंकल की कही हुई बात है, स्टेटमेंट फॉर द न्यूटन सेकेंड लॉ। नोट किया सभी ने, नोट किया है सभी ने। नाउ लेट्स मूव ऑन, एंड ये वाली बातें लिख लेना बेटा। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी आप लोगों को, है ना, समझ आ रही होगी आप लोगों को। तो ये वाली बातें लिख लेना, दिस इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर द न्यूटन सेकेंड लॉ। कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे, चलो भाई बहुत ही बेहतरीन। अब हम फिर से वापस आते हैं और यहां से स्मॉल चेंज के लिए चीजों को डिफाइन करते हैं। अच्छा, आपको पता है स्मॉल चेंज को डी से लिखते हैं, तो अगर मैं स्मॉल चेंज इन मोमेंटम लिखूं, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, तो बेटा वो क्या होगा, डेल्टा पी या डीपी। सर डीपी इज द स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इन स्मॉल टाइम इंटरवल। स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt। सो यहां पे रेट ऑफ चेंज कितना आएगा बेटा, रेट ऑफ चेंज कितना आ जाएगा, dp बाय dt। तो एक लॉ ये भी बनता है बेटा, तो ऐसा घबराने का नहीं कि सर आपने तो डेल्टा पी लिखवाया था, किताब में तो dt लिखा हुआ है। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो इन बातों से परेशान हो जाता है कि सर किताब में तो dp लिखा हुआ है, आपने यहां पे हमें डेल्टा लिखवाया है। बेटा ये बड़े चेंजेस के लिए है, अगर मोमेंटम का जो चेंज है वो ज्यादा हो जाए तो डेल्टा लगा देना, अगर मोमेंटम में थोड़ा छोटू सा चेंज आ जाए तो dp लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। स्मॉल चेंजेस के लिए dp, बड़े चेंजेस के लिए डेल्टा p, बस। क्लियर है ये बात है? चलिए भी बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। कुछ और बेसिक सी बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं, चलो और गौर फरमाएंगे सभी लोग यहां पे। बेटा सिंस फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ वी हैव F इक्वल्स टू dp बाय dt। क्या हमारे पास F इक्वल्स टू dp बाय dt मिल गया? बिल्कुल मिल गया। बेटा क्या मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं सर। तो d बाय dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, F इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। अब यहां पे दो केसेस बनते हैं। पहला केस जो तुमने बचपन में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, पहला केस जो होता है बेटा, जो बचपन में पढ़ा होगा हम लोगों ने, इफ m मास कांस्टेंट। बेटा हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, मास तो कांस्टेंट ही होता है। मास को बाहर निकाल दीजिए तो F बनेगा बेटा m dv बाई dt। बेटा dv बाई dt क्या एक्सेलरेशन होता है? तो ये फॉर्मूला बन गया आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बचपन में तुम्हें सिखाया गया होगा कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, पर वो आया कहां से था? वो यहां से आया था।
बचपन में तुम्हें सिखाया होगा ना ये चीज कि बेटा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आया कहां से? यहां से आया। ठीक है, तो यहां से सारी बातें आती है। चलो भाई सेकंड केस देखते हैं। केस नंबर 2, बेटा अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो जाए तो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो, माय मिस्टेक, मैंने उल्टा बोल दिया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो फोर्स बनता है बेटा v dm by dt। ये केस बनता है वेरिएबल मास का। ठीक है, ये वाला जो केस होता है बेटा वो वेरिएबल मास का केस होता है। वेरिएबल मास मतलब कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पे मास समय के साथ वेरी करता है। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे मास जो है टाइम के साथ चेंज होता है। ऐसे जगहों पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, इसके कैसे केसेस बनते हैं वो भी देख लीजिए। एग्जाम्पल में इसमें आप कन्वेयर बेल्ट की बात कर सकते हैं। स्पेलिंग देख लेना, मैंने शायद गलत लिख दी हो तो। आप बात करेंगे बेटा यहां पे रॉकेट प्रोपल्शन की। आप बात करेंगे यहां पे किसकी बात करें? वाटर पाइप की, है ना, वाटर फ्लो की। हाँ। जैसे कि कन्वेयर बेल्ट, बेटा आपने देखा होगा इंडस्ट्री वगैरह में कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। क्या काम होता है उस कन्वेयर बेल्ट का? ऐसे देखा होगा आपने, यहां पे एक जैक सा लगा होता है और यहां पे एक बेल्ट लगी होती है पूरी, और यहां पे ऐसे देखा है कभी? फैक्ट्री वगैरह में ऐसे बेल्ट लगी होती है। सर यहां से क्या होता है, मटेरियल गिरता रहता है इस पे, यहां से क्या होता है, मटेरियल गिरता रहता है और वो मटेरियल आगे जाता रहता है। बेटा आप देख रहे हो समय के साथ मास वेरी कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा मटेरियल गिर गया, फिर वो आगे चला गया, फिर और मटेरियल गिरा, फिर वो आगे चला गया, फिर और मटेरियल गिरा, फिर वो आगे चला गया, फिर और मटेरियल गिरा, फिर वो आगे चल गया, फिर वो मटेरियल गिरा, आगे चला। तो समय के साथ मास, कन्वेयर बेल्ट पे जो मास है समय के साथ वेरी कर रहा है। तो यहां पे ऐसे केसेस आएंगे। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा सर हम लोगों को कि वो केस कौन सा वाला है, ये वाला, ये वाला? क्वेश्चन में कहीं अगर आपको केजी पर सेकंड दिख जाए ना, गलती से भी अगर आपको कहीं पे केजी पर सेकंड दिख गया या फिर आपको कहीं ग्राम पर सेकंड दिख गया, समझो बेटा, क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर आपको केजी पर सेकंड या ग्राम पर सेकंड दिख जाना तो समझ जाना ये डीएम बाई डी टी। देखो मास अपॉन टाइम, केजी पर सेकंड, मास अपॉन टाइम, ग्राम पर सेकंड। तो क्वेश्चन में अगर ऐसी चीजें दिख जाए तो बस आंख बंद कर लेना, बोलना भैया ये वाला केस लग सकता है, ट्राई करेंगे इसमें। अच्छा, रॉकेट प्रोपल्शन में कैसे? आपने देखा होगा रॉकेट में यहां पे फ्यूल होता है बेटा। ये बात तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल तो जलेगा जलेगा। तो रॉकेट में मान लो यहां पे फ्यूल हुआ है ना, मान लो भाई यहां पे तो नहीं होता है, थोड़ा नीचे की तरफ चैम्बर होता है फ्यूल के लिए, नीचे की तरफ थोड़ा एक चैम्बर बनाया होता है बेटा फ्यूल के लिए, फ्यूल उसमें होता है। ऐसा थोड़ी तो पूरे रॉकेट में फ्यूल भरा हुआ है ना? तो रॉकेट में फ्यूल है बेटा। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है विद सम वेलोसिटी v, इसका फ्यूल जो है कम होता जा रहा है बेटा। अगर फ्यूल कम होगा तो मास कम हो जाएगा ना। फिर जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होगा तो ये मास कम होता जाएगा। तो ये भी बेटा रॉकेट प्रोपोर्शन इज आल्सो केस ऑफ वेरिएबल मास। वाटर फ्लो की बात करें तो किसी भी पाइप से पानी का जो फ्लो होता है उसका सवाल आता है बेटा। तो वो बोलते हैं पानी फ्लो कर रहा है इस रेट से, वाटर इज फ्लोइंग विद द रेट ऑफ 2 kg पर सेकेंड। तो समझ जाना वहां पे कि यार ये जो बात हो रही है वो वेरिएबल मास की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं पे केजी पर सेकंड, ग्राम पर सेकंड ऐसी कहानी दिखती है तो आप इस फॉर्मूले पे जाएंगे, अदरवाइज आपका ये स्टैंडर्ड जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो तो है ही। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहां पे हो गया है, इसको लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते बेटा। न्यूटन सेकंड लॉ का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने, इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। किया है नोट सभी ने? पक्का? तो यहां दिखा दो तुम्हें बेटा, मास कांस्टेंट होगा तो क्या फॉर्मूला बनता है? मास इंटू एक्सेलरेशन वाला। मास अगर कांस्टेंट है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन वाला। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फॉर्मूला बनेगा v dm by dt, है ना? तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, सवाल ही नहीं पाएगा। अब देखो भाई क्या होता है ना कि मास इंटू एक्सेलरेशन वाले सवाल बहुत ज्यादा करेंगे हम लोग, पर ये जो वेरिएबल मास वाले इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इस पे रिलेटेड कुछ सवाल है मेरे पास, वो एक बार देख लीजिए। ये जैसे क्वेश्चन दिया बेटा, a 600 kg rocket is set for a vertical firing if the exhaust speed of the gas is 1000 meter per second, then calculate the mass of the gases ejected per second। कैलकुलेट करना है क्या?
मास ऑफ द गैसेस इजेक्टेड पर सेकेंड, मास पर यूनिट टाइम। क्या पूछ लिया उसने, क्या फाइंड करना है, मास अपॉन टाइम फाइंड करना है सर, मास अपॉन टाइम फाइंड करना है। हमारे फॉर्मूले में मास अपॉन टाइम नहीं था, बट डीएम बाई डी जरूर था। हाँ तो वही फाइंड कर दो यार। देखा, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है, उन्हीं के लिए ये चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले आप लिखा करो गिवन डाटा। कुछ एक बच्चों के मेरे पास वो पॉइंट्स आते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं होता, तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन डाटा लिखिए। जैसे कि देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, 600 kg रॉकेट, तो लिख दो मास ऑफ द रॉकेट 600 kg सेट फॉर अ वर्टिकल फायरिंग इफ द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैसेस, बेटा गैसेस की स्पीड दे दी उसने 1000 मीटर पर सेकेंड। Then calculate the mass of the gases ejected. So mass of the gases ejected per unit second. बेटा देखो ना, per second इसका मतलब क्या होता है, per second का मतलब क्या होता है, अपॉन टाइम, मास अपॉन टाइम। ये हमें फाइंड करना है गैसेस के लिए, बहुत ही शानदार। The thrust needed to supply the thrust needed to overcome the weight. बेटा ये गैसेस जलेंगी, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे फ्यूल जलेगा तो क्या होगा, तुमने देखा होगा रॉकेट के नीचे वो आग लगती है, वो क्या करती है, रॉकेट को एक थ्रस्ट प्रोवाइड कराती है। थ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स प्रोवाइड कराती है। तो यहां पे कैलकुलेट द मास ऑफ द गैसेस इजेक्टेड पर सेकेंड, तो आपको बताना कितनी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द मास ऑफ द गैसेस जो कि यहां पे पर सेकेंड इजेक्ट हो रही है। चलिए भाई, दिस इज द मास ऑफ द रॉकेट। बेटा अब मैं एक बार डायग्राम भी बना देता हूं, तो डायग्राम बनाने से आधी चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है बहुत ज्यादा। सो ये रहा रॉकेट बनाया हम लोगों ने, बढ़िया। देखो भाई मेरी डायग्राम वगैरह इतने कुछ खास तो हुआ नहीं, बट ठीक है तुम समझ जाओगे बात। तो बेटा रॉकेट का सिंपल सी बात है कि इसको जाना है ऊपर, तो इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। जब जितना रॉकेट का वेट होगा, रॉकेट का वेट कितना है बेटा mg, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है विच इज इक्वल्स टू mg। क्या वो mg के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सर, है ना। तो वो क्या होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। तो f बराबर होना चाहिए mg के, f बराबर होना चाहिए mg के, ऑब्वियस बात है, तभी तो रॉकेट ऊपर जाएगा। तो यहां पे f बराबर होने चाहिए। बेटा मास ऑफ द रॉकेट 600, g का वैल्यू कितना लेते हो, 10 ले लो। चलो यहाँ पे g का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है बेटा। ये तो फोर्स की बात होगी। अब देखो dm बाई dt, तो ये फोर्सेस कौन प्रोवाइड कराएगा, ये जो फोर्स है बेटा 6000 न्यूटन का, ये कौन प्रोवाइड कराएगा, ये प्रोवाइड कराएंगे ये गैसेस। ये देखो ये गैस नीचे की तरफ जलती है तो रॉकेट ऊपर जाता है, तो इट इज रिटन एज v dm बाई dt। ये गैसेस के लिए लिख दिया बेटा। ये फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, गैसेस, शुड बी इक्वल्स टू 6000, वेलोसिटी ऑफ द गैसेस 1000, तो 1000 dm बाई dt इक्वल्स टू 6000। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या dm बाई dt को मैं 6 kg पर सेकेंड लिखूं क्या, सोच लो, क्या मैं dm बाई dt को यहां पे 6 kg पर सेकेंड लिखूं, बिल्कुल सर, यहां पे इट विल बी 6 kg पर सेकेंड, और यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही रहेगी ना बात बेटा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस, सर रॉकेट साइंस ही तो है यहाँ पे यहाँ पे फंस गए ना, रॉकेट साइंस ही है। चलो भाई, वैसे वाला रॉकेट साइंस भी नहीं है, रॉकेट नहीं बनवाना, बस तुम्हें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। कर पाओगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। दिस इज द केस फॉर द रॉकेट प्रोपल्शन। बेटा ये जो केस बना है, ये बना है रॉकेट प्रोपल्शन का। तो रॉकेट प्रोपल्शन पे सवाल आएगा, करोगे ना, कोई समस्या तो होगी ही नहीं, वैसे तो मुझे पता है, इतने तो इंटेलिजेंट हो तुम लोग। तो बेटा इस पैटर्न के हिसाब से सवाल सॉल्व करोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली याद होगी। सर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता हम लोगों को, फॉर्मूला लिस्ट बना लो। एक फॉर्मूला लिस्ट में वो सारे फॉर्मूलाज लिखो जो अभी तक पढ़ चुके हो, और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो फॉर्मूला लिस्ट अपने साथ रखो। स्टार्टिंग में साथ में रखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, फिर तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखते बेटा। द लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी मूविंग इन वन डायमेंशन। बेटा एक बॉडी जो कि वन डायमेंशन में मूव कर रही है, उसका जो मोमेंटम है वो समय के साथ वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन p इक्वल्स टू at क्यूब। क्या क्या गिवन है, देखो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले लिख लो। गिवन है मोमेंटम जो है at क्यूब प्लस का bt है। मोमेंटम क्या है, at क्यूब प्लस का bt, वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। बेटा नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पे, तो ये गिवन है। क्या मांगा है उन्होंने, हमसे फोर्स मांगा है,
क्या कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें फोर्स और मोमेंटम आपस में आ सके? बिल्कुल है सर। न्यूटन अंकल ने हमें एक रिलेशन दिया था न्यूटन सेकंड लॉ से। F इक्वल्स टू dp बाई dt। बहुत बढ़िया। तो बस आपको मोमेंटम का समय के साथ क्या करना है? मोमेंटम का समय के साथ आपको करना है डिफरेंशिएशन। कर दो। सो मोमेंटम का समय के साथ डिफरेंशिएशन किया तो F विल बी d बाई dt ऑफ P की जगह पे at क्यूब प्लस bt, at क्यूब प्लस bt। तो F इक्वल्स टू, बेटा यहां पे a कांस्टेंट है, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर होता है, प्लस b कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहां से अगर आप देखें तो F इक्वल्स टू 3a t स्क्वायर प्लस का 1। तो बेटा क्या ये फोर्स प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के? क्या ये फोर्स प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के? तो मैं क्या बोलूं, ए ऑप्शन सही हो पाएगा? बोल सकते हैं ना कि ए ऑप्शन सही होगा, F प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो यहां से हमने बोला कि ए ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। चलिए भाई, लिख लिया सभी ने क्वेश्चन भी, बढ़े आगे। ओके, अगला जो केस है बेटा वो है इंपल्स का। अभी इंपल्स क्या होता है सर? देखो भाई, क्या है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगा दिया जाए तो वो होता है इंपल्स। देन द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम गिव्स यू इंपल्स। ठीक है, जैसे कि अगर तुम बात कर, तुम्हारा दोस्त बोले जा रहा तुम्हें गुस्सा आ गया, थप्पड़ मार दिया खींच के, तो बेटा क्या हुआ? अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा या किसी को आपने पंच मारा तो उस केस में आप बड़ा फोर्स कम समय के लिए लगाते हो, लगते हो। हमने मारा तो नहीं, खाया जरूर होगा ना, कोई बात नहीं। चलो, तो क्या होता है, जिसने खाया होगा वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि उसको पता नहीं चलता कि क्या हो गया एकदम से, है ना, कान सुनने पड़ जाते हैं। नहीं, मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। चलो भाई, तो अगर आप किसी को मारते हो तो क्या होता है, एक बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है। या कोलिजन देखो, अगर दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती है तो भी तो ऐसा होता है बेटा, एक बड़ा फोर्स लगता है दोनों गाड़ियों पे, वो भी बहुत कम समय के लिए। देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स विद दिस टाइम गिव्स यू द इंपल्स। तो अगर मैंने बोला मैंने भाई किसी बॉडी को इंपल्स दिया है, अगर मैं बोलूं कि मैंने किसी बॉडी को इंपल्स दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने उस बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगा रहा है। जैसे कैरम बोर्ड खेलते हो तुम लोग, कैरम बोर्ड में वो स्ट्राइक करते हो, तो क्या हुआ, आपने उस डाइस को, वो जो स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर को आपने इंपल्स दिया। स्ट्राइकर को क्या किया आपने? इंपल्स दिया, एक बड़ा फोर्स कम समय के लिए लगाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली फोर्स लगा के रखोगे, एक बार फोर्स लगाया छोड़ दिया, बस इंपल्स दिया आपने। जैसे कि आपने देखा होगा वो पिक्चरों में अमीर लोगों को देखा होगा, है ना, पूल कहते हो। हाँ सर, तुम भी खेलते ही होंगे, वैसे तो तुम लोग कम खाओ, है ना। तो भाई वो पूल जब खेलते हैं तो उस टाइम पे भी तो क्या होता है, वो बॉल को मारते हैं ना स्टिक से, तो क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं बॉल के ऊपर, बहुत वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। गोल्फ खेलते टाइम पे, क्रिकेट खेलते टाइम पे, बेसबॉल खेलते टाइम पे, फुटबॉल खेलते टाइम पे, जब कभी भी आप ये कोई गेम खेलते हो तो बॉल को आप क्या करते हो, फोर्स प्रोवाइड कराते हो फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। फुटबॉल को भी आप किक मारोगे तो ऐसा थोड़ी कि कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते रहते हो, नहीं ना, एक बार पैर से मारा उसके बाद खत्म काम। तो बेटा अगर किसी बॉडी के ऊपर एक लार्ज फोर्स लगाया जाए फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इंटरवल गिव्स अस द इंपल्स। सो ये होता है बेटा इंपल्स, आई से डिनोट करेंगे, कैपिटल आई से। ठीक है, इंपल्स को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। सो डी आई इक्वल्स टू एफ डी टी। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप कर सकते हो, आपकी इच्छा श्रद्धा, लेकिन यहां तक काम काफी हो जाएगा, यहां तक का काम काफी हो जाएगा। बेटा इंपल्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड, और क्या यूनिट होगी? केजी मीटर पर सेकंड। तो इसको जब हमने सॉर्ट आउट किया तो हमें पता चला कि यूनिट ऑफ इंपल्स जो होती है वो या तो न्यूटन सेकंड हो सकती है या फिर केजी मीटर पर सेकंड हो सकती है। कैसे सर? देखो भाई, न्यूटन को क्या लिखते हो, ये लिखते हैं न्यूटन को, और इंपल्स की यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन सेकंड। न्यूटन की जगह लिखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, सेकंड से सेकंड मर गया, केजी मीटर पर सेकंड इज द इंपल्स। तो
तो इंपल्स की एक और यूनिट होती है बेटा केजी मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन सेकंड तो है ही सही, इसके अलावा केजी मीटर पर सेकंड भी होती है। और अगर आपने देखा होगा तो यही यूनिट बेटा मोमेंटम की भी होती है। आपने देखा होगा तो सेम यूनिट मोमेंटम के लिए भी होती है, पता है ना आपको? बहुत बढ़िया। तो इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिखता हूं, ये सारी बातें तो चलो हम जानते ही है, पर थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखें ताकि समझ आए। अभी फिलहाल बस इतना सा लिखो, मोमेंटम से कैसे रिलेट करना है इसको बाद में बताऊंगा आपको, पहले इतना लिखो। अच्छा, डायमेंशन भी बता दो। फोर्स का डायमेंशन mlt-2, फोर्स का जो डायमेंशन होता है इट विल बी योर mlt-2 और साथ में t। तो फोर्स जिसका जो डायमेंशन होगा इंपल्स का इट विल बी योर mlt-1। फिर से एक और चीज देखने को मिल गई, क्या? ऐसा डायमेंशन तो पहले भी देखा था, किसका? मोमेंटम का। मतलब ये यूनिट मोमेंटम की, ये डायमेंशन भी मोमेंटम का, कुछ तो लोचा है दया। चलो क्या है वो लोचा, आओ जरा बताते हैं। देखो भाई क्या होता है कि आप जब इंपल्स का फॉर्मूला देखते हो तो आपको क्या पता चलता है? सर इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स विद द शॉर्ट टाइम इंटरवल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोथ साइड्स, ठीक है। तो बेटा यहां पे इंटीग्रल ऑफ डी आई हो जाता है, इट विल बी योर इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। तो ये तो हो जाएगा आई इक्वल्स टू एफ डी टी का इंटीग्रल, ठीक है बेटा। एक फॉर्मूला तो ये बन गया इंपल्स का, बना गया न्यूटन अंकल के सेकंड लॉ से। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता था आपको? एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। क्यों ना मैं यहां पे डीपी को लिखूं एफ डी टी और फिर से यहां पे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, तो दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट किया मैंने। सो इंटीग्रेशन ऑफ dp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f dt। बेटा dp का इंटीग्रेशन डेल्टा p होता है। सर ऐसा क्यों? अरे जरूरी थोड़ी है कि स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे ही हो, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f dt, हमें क्या पता स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे थी कि नहीं थी। तो यहां से और यहां से क्या मिला? यहां से देखा और यहां से भी देखा, तो हमें एक चीज मिली कि जो इंपल्स है इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमें क्या बोलती है? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमें बोलती है कि जो इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ऑब्वियस सी बात है, इंपल्स क्या है? अ फोर्स, अ बिग फोर्स फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल। इंपल्स क्या है? एक बड़ा फोर्स कम समय के लिए लग रहा है, एक बड़ा फोर्स कम समय के लिए लग रहा है, वो इंपल्स है। और बेटा क्या अगर मैं बोलूं कि मैंने किसी बॉल को किक मारा या फिर मैंने क्रिकेट खेलते टाइम बॉल को हिट किया, तो जैसे मैंने बॉल को हिट किया मैंने बॉल को इंपल्स प्रोवाइड कराया। जैसे मैंने बॉल को हिट किया मैंने बॉल को इंपल्स प्रोवाइड कराया और इस इंपल्स की वजह से बॉल के मोमेंटम में चेंज आया। कैसे? पहले बॉल ऐसे आ रही थी, जैसे मैंने इसको बैट से हिट किया, जैसे मैंने बॉल को बैट से हिट किया, अब यही बॉल इधर जा रही है। क्या जब मैंने इसको बैट से मारा, जब मैंने इस बॉल को बैट से हिट किया, तो क्या एक बड़ा फोर्स कम समय के लिए लगा? खुद ही सोचो ना, ये बॉल बैट के साथ कितनी देर कांटेक्ट में रहती है? बस टच होती है और चली जाती है वापस। ये बॉल बैट से टकराती है और वापस चली जाती है। तो मतलब मैंने बॉल को इंपल्स प्रोवाइड किया। बॉल को इंपल्स प्रोवाइड कराने से उसका मोमेंटम चेंज हो गया। मान लो बॉल का मोमेंटम तो मास था मैम, बॉल मूव करी थी v वेलोसिटी से, अभी बॉल का मास है m, बॉल मूव करी v वेलोसिटी से। बेटा डायरेक्शन की बात करें तो ये i कैप, ये माइनस का i कैप, ये j कैप, ये माइनस का j कैप। बेटा यहां पे मोमेंटम में कितना चेंज होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस का mv, इनिशियल मोमेंटम mv। बेटा देखो क्या मोमेंटम का चेंज आ रहा है आप लोगों के पास? क्या मोमेंटम में चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ सर। माइनस का साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।
तो आप देख सकते हो बेटा कि चेंज इन मोमेंटम जो है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो माइनस का एमवी माइनस का एमवी माइनस का 2mv। तो बॉडी को जैसे ही आपने इंपल्स प्रोवाइड कराया, बॉडी को जैसे ही आपने इंपल्स प्रोवाइड कराया उसके मोमेंटम में चेंज हो गया। बॉडी को जैसे ही इंपल्स प्रोवाइड कराया उसके मोमेंटम में चेंज हो गया। यही तो कहता है मोमेंटम इंपल्स थ्योरम। मोमेंटम इंपल्स थ्योरम भी तो यही कहता है आपसे कि किसी भी बॉडी को अगर आप इंपल्स प्रोवाइड कराओगे, यानी कि बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाओगे फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। तो इस बॉडी के मोमेंटम बॉल के मोमेंटम में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है, नोट कर लो इंपल्स। जल्दी से नोट कर लीजिए, इंपल्स की कहानी बहुत ज्यादा आसान है, कैसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहां पे। किया नोट? फिर यहां पे आइए, लिख लीजिए इसको भी। अच्छा मैं इस साइड आ जाता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को। देख लो भाई, देख लो आराम से। हो गया? फिर अगर यहां पे देखना चाहते हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप देख लो क्रिकेट बॉल का केस। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो क्रिकेट का देख सकते हो इसमें ना। बॉल को बैट से हिट किया, जैसे बॉल को आपने हिट किया, हिट मतलब क्या होता है? सर घर पे काला हिट लाके रखने का, एक भी कॉकरोच नहीं बचेगा। अरे वो वाला हिट नहीं है बेटा, ये वो वाला हिट नहीं है। जैसे आपने बॉल को हिट किया, आपने बॉल को इंपल्स प्रोवाइड किया। जैसे आपने बॉल को हिट किया, आपने बॉल को इंपल्स प्रोवाइड किया और उसकी वजह से बॉल का मोमेंटम आप देख रहे हो चेंज हो गया। ठीक है? ठीक है? पक्का? चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन। नाउ लेट्स मूव अहेड। देख लो फिर से वही सारी बातें जो मैं बता चुका हूं वही लिखी जा रही है। एफ डी टी डीपी लिखा जाता है, तो आई इक्वल्स टू P2 माइनस P1। बेटा P2 क्या है? फाइनल मोमेंटम। P1 क्या है? इनिशियल मोमेंटम। किसको डेल्टा P लिखा जाता है? क्या कोई नई बात बताई कि आप लोगों को? नहीं बताया ना? इंपल्स क्या चेंज इन मोमेंटम होता है? क्या इसी को हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं? बस ये सारी बातें पहले ही बोल चुका हूं मैं आपको। चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन। एक सवाल करके बता दो, मजा ही आ जाएगा। है क्या बात है, ये अभी तो जस्ट कराया मैंने आपको। अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी जिसका मास कैपिटल M है, हिट करती है नॉर्मली अ रिजिड वॉल, एक दीवार से टकराती है विद द वेलोसिटी v एंड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी द इंपल्स। बेटा मैंने क्या बोला? जैसे ही वो बॉडी दीवार से टकराती है, हिट करती है, इंपल्स मिल जाता है उसको खुद ही। सो एक बॉडी जिसका मास m है बेटा, तो ये लो कोई बॉडी जिसका मास m है, v वेलोसिटी से जा रही थी, इधर दीवार है, दीवार से टकरा गई, ठीक है, दीवार से टकरा गई। टकराने के बाद अब ये वापस बाउंस बैक करती है इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। क्या मैंने ऐसा केस कराया तुम लोगों को अभी? बिल्कुल कराया। इंपल्स बताना इसमें कितना होता है, इंपल्स कितना होगा, सोच तो लिया होगा तुम लोगों ने। अभी तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने क्रिकेट बॉल का, मुझे क्या पता था सवाल आ जाएगा भी ऐसे आगे, नहीं तो मैं कराता ही नहीं। चलिए भाई, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। यहां पे इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस का mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mv, सो माइनस का 2 mv इज द। अब सर माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा है। माइनस का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा है मेरे बच्चे, और मैग्नीट्यूड के हिसाब से इट विल बी 2mv। चलेगा बात? समझते हो ना तुम लोग? कोई शक किसी प्रकार का? पक्का नहीं है? क्या बात है। अगला सवाल। A player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meter per second. If the catching process is completed in 0.1 second, बेटा एक क्रिकेटर प्लेयर है जिसने क्रिकेट बॉल जिसका मास 150 ग्राम है, उस जो कि मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, उसने उस बॉल को पकड़ा और कैच करने में जो पूरा प्रोसेस लगा है इट विल बी ऑफ 0.1 सेकंड। द फोर्स ऑफ द ब्लो एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर इज। बेटा वो बॉल कितना फोर्स लगाएगी प्लेयर के हाथों में, ये आपको बताना है। क्रिकेट तो तुम सभी देखते हो है ना, बहुत शौक से देखते हो। तो बेटा क्या हुआ कि एक प्लेयर जिसने बॉल को कैच किया, अब देखना जरा ध्यान से, कैच आ रहा है, बॉल पकड़ी उसने। बेटा जब वो बॉल पकड़ता है तो हाथ ऐसे नहीं रखता, कभी वो हाथ ऐसे पीछे लेके आता है, देखा है कभी? अरे बॉल का कैच करोगे
तो हाथ ऐसे रखोगे क्या? नहीं ना, हाथ पकड़ के ऐसे पीछे लेके आते हो ना। क्यों ले आते हो पीछे तुम ऐसे? क्यों क्यों अपने हाथ ऐसे पीछे लेके आते हो तुम लोग? इसकी बातें, ये वाली बात न्यूटन अंकल ने समझाई थी। मेरा पेन गिर गया, एक मिनट रुको। हाँ, मिल गया। ये बातें न्यूटन अंकल ने समझाई। उन्होंने बोला F इक्वल्स टू dp बाई dt। बेटा उन्होंने बोला अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल। बेटा अगर टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम हो जाता है। अगर मैं टाइम इंटरवल को बढ़ा दूं तो जो फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं टाइम इंटरवल को बढ़ा दूं तो फोर्स डिक्रीज होता है, अगर मैं टाइम इंटरवल को डिक्रीज कर दूं तो फोर्स इंक्रीज होगा। आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है तो वह ऐसा नहीं कि इधर तक लाता है, वो पूरा हाथ लंबा लेके जाता है। क्यों लेके जाता है वो हाथ वो लंबा? क्योंकि टाइम इंक्रीज होता है, उससे टाइम इंटरवल इंक्रीज होता है, जिससे कि उसके हाथों पे जो फोर्स लगता है बॉल का वो कम हो जाता है। समझो बात को? क्या हुआ, प्लेयर ने बॉल कैच करी, ऐसा नहीं अपना हाथ वहीं रखेगा, है ले कैच कर लिया, भाई हाथों में लगेगी बहुत तेज, इसलिए वो क्या करता है, कैच करके हाथों को पीछे लेके आता है। ऐसा करने से वो टाइम इंक्रीज कर रहा है बेटा। टाइम इंक्रीज होने से फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, उसके हाथों में लगती नहीं है इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये बात भी न्यूटन अंकल ने साबित कर दी। देखो कितना स्मार्ट है ना। चलिए भाई, तो यहां पे भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। एक प्लेयर जिसने बॉल को कैच किया, अब क्या क्या गिवन है मेरे बच्चे, यहां पे क्या क्या गिवन है? मास ऑफ द बॉल 150 ग्राम। बेटा 150 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड जैसे डिवाइड किया इट कम्स आउट 0.15 kg। तो 150 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया आप लोगों ने। ये बॉल मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। चलने देना, SI यूनिट में ही है कहानी पूरी। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन टाइम इंटरवल दे दिया बेटा 0.1 सेकेंड। बेटा कैच अगर कर लिया बॉल को तो क्या उसके बाद वो मूव करती है? क्या बॉल अगर कैच कर लिया गया तो मूव करेगी? क्या नहीं करेगी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी 0, क्योंकि बॉल रुक चुकी है। अब बॉल को कैच करने के बाद अब वो मूव थोड़ी करती, वो तो रुक गई, तो बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। तो बताइए व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर। प्लेयर के हाथों पे बॉल ने कितना फोर्स लगाया? न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ, अरे यार चेंज इन मोमेंटम बाय dt कर लेना। पहली बात तो डेल्टा p कितना होगा? डेल्टा p होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। बेटा ये क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम तो 0 ही हो गया ना। फाइनल मोमेंटम तो 0 हो गया क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ही 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी 0, बॉल रुक चुकी है, फाइनल मोमेंटम 0 हो गया। तो डेल्टा p वेक्टर माइनस का mb vb इनिशियल वाला। बेटा यहां पे क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड ले लें ताकि माइनस का साइन खत्म हो जाए। सो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड ले लीजिए ताकि यहां पे माइनस का जो लोचा है वो खत्म हो जाए। इट इज द मास ऑफ द बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉल इनिशियल वाली 0.15 मल्टीप्लाई बाय, बेटा बॉल की वेलोसिटी कितनी बोली गई है यहाँ पे? बॉल की वेलोसिटी है 20, लिखेंगे यहाँ पे 20, पॉइंट हटाया, अपॉन में 2 0 आए, 0 से 0 मरा, 15 टू 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि बेटा 3 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ रहा है 3 kg मीटर पर सेकेंड। बेटा टाइम इंटरवल कितना? टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड का। सो कितना फोर्स लगेगा? सो F इक्वल्स टू, बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड ही मिलेगा अभी हम लोगों को, डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ही मिलना है हम लोगों को। इट कम्स आउट बी मोमेंटम में चेंज 3 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 0.1। तो यहां पे कितना फोर्स लगेगा इस पे? 30 न्यूटन का। ओनली वी गॉट द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन माइनस आएगा बेटा। सो 30 न्यूटन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। अच्छा डायरेक्शन क्या रहेगी फोर्स की? तो सर डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं F वेक्टर को बनाता तो क्या बनता बेटा? डेल्टा P वेक्टर बाय डेल्टा T करते। अभी डेल्टा P कितना आ रहा है बेटा? माइनस का 3 डिवाइड बाय 0.1, माइनस का 30 न्यूटन। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन को भी कंसीडर करूं तो माइनस का 30 आता है। माइनस का साइन क्या शो करता है कि सर बॉल अगर इस तरफ जा रही है तो जो प्लेयर है यहां पे बॉल को कैच करने के लिए इधर की तरफ फोर्स लगाएगा।
क्या मतलब है इसका बेटा कि बॉल अगर इधर आ रही है, बॉल का मोशन अगर इस तरफ हो रहा है, तो प्लेयर बॉल को कैच करने के लिए वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। माइनस का साइन ये शो करता है, माइनस का साइन ये शो करेगा ना कि फोर्स जो लगेगा वो बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो बॉल को रोक पाएगा। ऐसे कैसे रोक लेगा बॉल को? तो अगर डायरेक्शन के साथ भी होता तो कोई दिक्कत थी कि आप लोगों को? नहीं थी ना। डायरेक्शन के साथ भी होता तो भी हम काम कर लेते। मैग्नीट्यूड पूछा है, ये तो हमारे लिए सबसे इजी काम है, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, है ना, इसको नोट कर लीजिए राइट फ्रॉम द हियर। ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। किया नोट सभी ने? कोई समस्या परेशानी किसी प्रकार की इस सवाल में नहीं है ना? बहुत बढ़िया, चलिए भी बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला केस मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वैसे तो बस थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूं, बाकी इस पे एक पूरा चैप्टर है तो वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग बेटा। फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ वी नो बेटर, फ्रॉम न्यूटन्स second law we know better that F equals to dp by dt। F जो होगा dp by dt हो जाएगा, होगा ना? मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लो अभी सिर्फ। अगर इसमें कंडीशन लगाते हैं इफ, अच्छा ये फोर्स कौन सा वाला था, ये फोर्स कौन सा वाला था? एक्सटर्नल फोर्स सर। इफ F external equals to 0 then dp बाई dt इक्वल टू 0। बेटा किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? किसी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, क्या मतलब समझे इससे? इससे तो हम एक ही मतलब समझते हैं कि वो जो चीज है वो कांस्टेंट है, यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, और उस केस में इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम कर दिया जाएगा। और यही है कहानी मोमेंटम कंजर्वेशन की। बेटा यही है कहानी मोमेंटम कंजर्वेशन की, बस इतनी सी बातें हैं। क्या मतलब सर? अगर यहां पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, अगर बेटा यहां पे कोई बॉक्स रखा है, इनिशियली वो बॉक्स रेस्ट पे था, इनिशियली ये जो बॉक्स था वो रेस्ट पे था। अगर बेटा आपने कोई फोर्स लगाया ही नहीं, अगर आपने बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया ही नहीं, तो इस बॉडी का जो मोमेंटम है इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। इनिशियल मोमेंटम इसका कितना था? 0 था। अगर बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाए तो मोमेंटम कांस्टेंट होता है बेटा, यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, यानी कि आज भी ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। तो अगर बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाओगे तो जो उसका मोमेंटम पहले वाला था बाद में भी वही मोमेंटम रहता है। अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते तो ये मूव करती, अब बॉडी के ऊपर फोर्स ही नहीं लगाए तो ये आज भी रेस्ट पे ही है। बस इतनी सी बात है न्यू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ यही कहता है कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम का चेंज नहीं होगा। अगर बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो मोमेंटम का चेंज नहीं होगा। बस इतनी सी बात है, लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट? चलो भाई एक सवाल देख लेते हैं इस पे भी बेस्ड। सवाल हमसे कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी। बेटा एक पार्टिकल जिसका मास m है प्रोजेक्ट किया गया विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in momentum will be। चलिए भाई बहुत ही शानदार सवाल, प्रोजेक्टाइल का सवाल दे दिया इन्होंने हमें, कोई बात नहीं हम सॉल्व करेंगे फिर भी। सो प्रोजेक्टाइल का सवाल क्या बोलते हैं, एक पार्टिकल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया with a velocity v, it will go like this following a parabolic path and यहां जाके वो गिर जाता है। देख रहे हो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। When the particle lands on the level ground, बेटा जब वो लैंड करेगा ग्राउंड पे तो उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और कहानी बोली जाती है क्योंकि वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट 0 है, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो बेटा वर्टिकल में पहली बात इसकी वेलोसिटी और एक हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी, क्या दो वेलोसिटीज आएंगी इसके पास? इट विल बी v cos 45 डिग्री
इट विल बी योर v साइन 45 डिग्री। बेटा y में, क्योंकि अब डायरेक्शन की बात करें, यहां पे बना देता हूं मैं डायरेक्शन, इट विल बी योर i कैप, इट विल बी योर j कैप। बेटा y में डिस्प्लेसमेंट 0 है, y में डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है। सिंस डिस्प्लेसमेंट इन y equals to 0, therefore uy is equals to v pi। ठीक है, जितनी स्पीड इसके पास थी उतनी स्पीड यहां पे भी होगी, तो यहां पे भी इट विल बी v साइन 45 डिग्री। और since acceleration along the x is 0, therefore vx equals to ux, so it will be your v cos 45 डिग्री। एक चीज तो देखी मैंने, क्या सर? एक चीज तो देख ली, क्या? वो ये है कि पार्टिकल को v स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो जब वो जमीन पे गिरेगा तो उसकी स्पीड v होगी, लेकिन सर जो चेंज हो रहा है डायरेक्शन वो सिर्फ y में चेंज हो रहा है, x में कोई चेंज नहीं होता है। तो आपको बताना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उस पॉइंट के बीच में जहां पे वो लैंड कर रहा है, व्हाट इज द चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी ए से लेके बी के बीच में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ए और बी के बीच में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ये आपको बताना है। ए और बी के बीच में चेंज इन मोमेंटम। बेटा सिंस वी नो दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसके लिए हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करना आप सभी को आता है, आप भी जानते हो ये बात कि यहां पे एक एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व किया जाएगा और एक वाई एक्सिस के लिए सॉल्व किया जाएगा। तो हम यही काम करेंगे। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करते हैं इस कहानी को, तो हैशटैग हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं बेटा। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात की जाती है सबसे पहले। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करूं तो यहां पे आप क्या लिखोगे बेटा, इनिशियल वेलोसिटी v cos 45 डिग्री, फाइनल वेलोसिटी v cos 45 डिग्री। बेटा इवन डायरेक्शन भी बात करें तो डायरेक्शन तक सेम है, यहां पे डायरेक्शन की भी बात करोगे तो डायरेक्शन भी सेम है। सो इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू इनिशियल, यानी कि m v cos 45 i कैप। फाइनल मोमेंटम की बात की जाए बेटा तो फाइनल मोमेंटम इज विल बी m इंटू वी फाइनल, m v cos 45 डिग्री, इट विल बी योर आई कैप अगेन। बेटा मोमेंटम का जो चेंज होगा गिवन बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बनेगा m v cos 45 डिग्री आई कैप माइनस इनिशियल वाला m v cos 45 डिग्री आई कैप। Solving this part, we'll got the value of change in momentum along the x. यानी x में मोमेंटम का कोई चेंज नहीं हो रहा, x में मोमेंटम का कोई चेंज नहीं हो रहा, तो फिर किस में होगा, y में चेक करो, y में चेक करते चलो। तो अब हम बात करेंगे यहां पे वर्टिकल मोशन की, अब हम बात करेंगे यहां पे वर्टिकल मोशन की। अगर वर्टिकल मोशन की बात करें तो u इनिशियल इट विल बी v साइन 45 डिग्री, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है बेटा, j कैप लेते हैं उसको। फाइनल वेलोसिटी की बात करूं इट विल बी v साइन 45 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो माइनस का j हो जाएगी, आप खुद ही देख सकते हो। y में इनिशियल वेलोसिटी j कैप, y में फाइनल वेलोसिटी माइनस का j कैप, दिखता है, बहुत ही बढ़िया। सो यहां से बेटा इनिशियल मोमेंटम कैन बी रिटन एज m इंटू वी इनिशियल, m v साइन 45 डिग्री j कैप। फाइनल मोमेंटम की बात की जाए इट विल बी योर m इंटू वी फाइनल, m v साइन 45 माइनस का j कैप। सो y में जो मोमेंटम का चेंज होगा इट इज गिवन बाय, कितना लिखेंगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल y के लिए m v साइन 45 डिग्री माइनस का j कैप माइनस m v साइन 45 डिग्री j कैप। ये बनेगा 2m v साइन 45 डिग्री माइनस का j कैप, और बेटा ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 2m
वी माइनस का जे कैप। साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 से मर जाएगा। तो बेटा मोमेंटम जो चेंज आया वो है y में, x में मोमेंटम का चेंज 0, y में मोमेंटम का चेंज √2mv माइनस का जे कैप। x में मोमेंटम का चेंज 0, y में जो मोमेंटम का चेंज होगा √2mv माइनस का जे कैप। और ओवरऑल मोमेंटम चेंज की बात की जाए, सो ओवरऑल चेंज अगर हम निकालें, अगर हम बात करें ओवरऑल चेंज की, सो इट इज गिवन बाय डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी एक्स प्लस डेल्टा पी वाई। सो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, बेटा यहां पे तो 0 प्लस का √2mv माइनस का जे कैप। सो मोमेंटम का जो चेंज आएगा इट इज √2mv माइनस का जे कैप। दिस इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। एक्स में मोमेंटम का कोई चेंज नहीं हुआ, जो भी मोमेंटम का चेंज हुआ वो सिर्फ वाई में हुआ, इसलिए वाई को कंसिडर किया। सही है, पक्का। चलिए भाई, तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, √2mv उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया, हमने तो डायरेक्शन के साथ आंसर दे दिया। उसने तो हमसे मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में मांगा था, हमने तो डायरेक्शन के साथ उसको आंसर दे दिया। मतलब हम ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। चलो भाई लिख लो इसको जल्दी से। लिखा सभी ने? पक्का? ये सारी बातें भी लिखो। हो गया ये भी? सच में? ये भी लिख लो। ये भी हो गया, क्या बात है। चलिए भाई, अब इसका ग्राफिकल मेथड भी देखते हैं कि भाई अगर ये न्यूटन के सेकंड लॉ यानी इंपल्स मोमेंटम के बारे में ग्राफ के जरिए से अगर कुछ पूछना चाहे तो फिर कैसे करोगे। भाई ग्राफ वाला पार्ट तो बहुत डराता है ना हम लोगों को वैसे भी, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा तुम्हें। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहला मेथड जो आता है बेटा वो आता है मोमेंटम टाइम ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ अगर कोई आपसे बोलेगा तो मोमेंटम टाइम का ग्राफ बोलेगा बेटा। मोमेंटम टाइम का ग्राफ, मैंने क्या बोला, जब भी ग्राफ आए सबसे पहली अप्रोच होगी आप स्लोप फाइंड करने की कोशिश करो। अब मान लीजिए बस कोई मोमेंटम टाइम का ग्राफ है एंड इट इज समथिंग लाइक दिस, तो मैंने सबसे पहला कोशिश क्या किया, इसका स्लोप निकालने का। मुझे नहीं पता क्या होगा, बस निकाल के देख लेते पर। सो dp बाई dt, ये स्लोप होता है? हाँ बिल्कुल होता है ये स्लोप, ये होता है स्लोप विच इज गिवन बाय tan थीटा। पता है ना आपको ये सारी बातें कैसे निकालते थे? किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते थे और वो टेंजेंट कितना एंगल बनाता था हॉरिजॉन्टल से। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो किसी भी पॉइंट पे आपने स्लोप निकालने की कोशिश करी, यहां पे P पॉइंट मान लेता हूं। ओह नहीं, P नहीं, X पॉइंट पे। मेरे बच्चे यहां पे देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? ये क्या है सर? स्लोप dp बाई dt। यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है कुछ, ये तो देखा देखा लग रहा है। सो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू dp बाई dt इक्वल्स टू स्लोप। ओके, समझ गया मैं। द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स यू फोर्स, स्लोप ऑफ PT curve gives force. Also क्या दे सकता है ये? और कुछ नहीं, यही दे पाएगा ना। मोमेंट इंपल्स दे पाएगा क्या? है इंपल्स दे पाएगा क्या? बताओ भाई। इंपल्स ना सर, इंपल्स नहीं दे पाएगा ये। dt आ गया ना, दिक्कत वही आ गई। अगर dt नहीं होता तो इंपल्स भी मिल जाता। तो ये बात का ध्यान रखना बेटा कि द फोर्स, स्लोप ऑफ PT कर्व गिव्स द फोर्स, स्लोप ऑफ PT कर्व गिव्स द फोर्स। यहीं से एक और ज्ञान की बात जो तुम लोगों को देने वाला हूं वो ध्यान से देखना सभी लोग। अगर मैं लिखूं तो dp को लिखते हैं बेटा f dt, यहां से देखो dp को लिखते हैं f dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बेटा दोनों तरफ अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रल ऑफ dp इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f dt। बेटा ये डेल्टा p इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f dt
शायद अभी आगे आ ही जाते ये सारी बातें। ये क्या है? अरे ये क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर एफटी कर्व। एरिया अंडर एफटी कर्व gives change in momentum. Change in momentum. So area under the FT curve gives you the change in momentum. Area under the force time curve gives you the change in momentum. यानी कि मोमेंटम टाइम का ग्राफ है, उसका स्लोप निकाल लिया। स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन है ना, देखो ना, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप होता है, इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, याद रख लेना ऐसे। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, इंटीग्रेशन मतलब एरिया। तो अगर मैं यहां पे मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप देखूं तो वो फोर्स मिलता है, वहीं अगर मुझे कोई फोर्स और टाइम का कर्व दे देता तो उसका एरिया निकालने से चेंज इन मोमेंटम भी मिल जाता है। तो पहले तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग सभी, इसको नोट कर लीजिए। किया नोट? चलो भाई, बहुत ही बेहतरीन। अगला है बेटा फोर्स और टाइम का ग्राफ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, फोर्स और टाइम का कर्व। क्या बोलते बेटा? F इक्वल्स टू dp बाय dt। सो dp इक्वल्स टू f dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, dp इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f dt और डेल्टा p इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f dt। सो एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व गिव्स यू चेंज इन मोमेंटम। एरिया अंडर ft कर्व गिव्स डेल्टा p। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, di इज इक्वल्स टू एफ डी टी। सो फिर से इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रल ऑफ di इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। चलो मैं इसको अगले पेज पे लिख देता हूं, इसको मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। di इक्वल्स टू एफ डी टी, याद है इंपल्स का फॉर्मूला। इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया मैंने मेरे बच्चे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है? यहां पे di इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, तो यहां से I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, यानी कि एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व गिव्स यू द इंपल्स। एरिया अंडर एफ टी कर्व गिव्स इंपल्स। तो बेटा एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व से आपको इंपल्स भी मिल सकता है और चेंज इन मोमेंटम भी मिल सकता है, ठीक है। एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व से आपको क्या मिलेगा? इंपल्स भी मिलेगा और चेंज इन मोमेंटम भी मिलेगा। अच्छा, अगर आप कोशिश करो कि इसका स्लोप निकालें तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा? इसका स्लोप निकालने की कोशिश करोगे तो स्लोप मिलेगा df बाई dt, जो कि कुछ ही काम का नहीं है यार, कोई काम का नहीं है वो, है ना। हम स्लोप निकालेंगे df बाई dt आएगा। सर क्या है df बाई dt? कुछ भी, कोई काम का नहीं है वो अपने, है ना। इसलिए हम स्लोप पे नहीं जाते, इसका एरिया वगैरह निकालते हैं। अच्छा, एक और चीज बेटा, एक और चीज, डेल्टा पी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मेक श्योर अगर आप कोई एरिया पॉजिटिव में लेते हो या ऊपर की तरफ लेते हो तो उसको पॉजिटिव लेना, अगर कोई एरिया नीचे की तरफ लेते हो तो उसको नेगेटिव लेना। तो ये तो पॉजिटिव आएगा और ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना आप लोगों को कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा, इट इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब भी आप वेक्टर की करते हो तो साइन बहुत जरूरी होता है। सो डेल्टा पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिनके लिए साइन बहुत जरूरी है, और अगर साइन जरूरी है तो ऊपर की तरफ इट शुड बी पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो यहां पे पॉजिटिव एरिया आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव एरिया आ जाएगा। तो एरिया आप उस हिसाब से डिफाइन करेंगे। सेम सिनेरियो इंपल्स के साथ भी जाता है बेटा, इंपल्स के साथ भी ऐसा ही करना है, भेदभाव बिल्कुल भी मत करना इसके साथ, ठीक है। तो ये सेकंड कर्व होता है बेटा फोर्स टाइम का। तो अगर फॉर्मूले के अलावा भी आपको ऐसे ग्राफ दे दिए जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, पता चला ना। इसको नोट करो पहले तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहां पे आओ, ये सारी बातें लिखने वाली है, लिख लेना, काम आएगा तुम्हारे। हो गया क्वेश्चन का लेख। चलिए भाई, एक सवाल तुम्हारे आंखों के सामने, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है बेटा।
फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया है आप लोगों को, एंड नाउ इट्स आस्किंग यू फॉर द इंपल्स एंड द एवरेज फोर्स। एफटी कर्व है, इंपल्स बताओ क्या होता है। सो क्या है बेटे ये एरिया अंडर एफटी कर्व। क्या है ये एरिया अंडर एफटी कर्व। चलिए भाई ये इंपल्स होता है बेटा, एरिया अंडर द फोर्स एंड टाइम कर्व। क्या होगा एरिया, हाफ बेस कितना बनेगा। अरे बेटा कर्व सिर्फ इतने से पार्ट में है ना, कर्व सिर्फ इतने से पार्ट में है ना। हाँ तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। बेस कितना बनेगा देखो तो 2.5 माइनस का 1, ये बेस बनता है यहां पे 2.5 माइनस का 1, तो बेस बनता है 2.5 माइनस का 1 इंटू हाइट। हाइट कितना हो जाएगा बेटा 18,000। सो 9 इंटू कितना होगा 1.5, सॉरी 9,000 इंटू 1.5, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, जीरो से जीरो मरेगा। 9 5 45, 9 1 9, 10 11 12 13, 13500 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ये है बेटा इंपल्स। क्या आया 13500 kg मीटर पर सेकेंड इज द इंपल्स। एरिया अंडर द कर्व से इंपल्स मिलता है। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट बोलता है एवरेज फोर्स बताइए बेटा। अब एवरेज फोर्स अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे सर। एवरेज फोर्स गिवन बाय इंपल्स अपॉन टाइम इंटरवल। इंपल्स कितना है बेटा यहां पे देखो तो, इंपल्स आया था सर 13500 और कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया गया, कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया गया 1 सेकंड से लेके 2.5 सेकंड तक, 1 सेकंड से 2.5 सेकंड तक। तो टाइम इंटरवल होगा 2.5 माइनस का 1, इट कम्स आउट बी 13500 डिवाइड बाय 2.4। सॉल्व किया 9000 न्यूटन इज द एवरेज फोर्स। तो यहां पे एवरेज फोर्स आ रहा है 9000 न्यूटन। चलिए भाई कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज फोर्स निकालना हो तो क्या होता है बेटा इंपल्स अपॉन टाइम इंटरवल। इंपल्स हमने अभी निकाला कितना है 13500 kg मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के लिए ये इंपल्स लगाया गया बेटा, कितने टाइम के लिए फोर्स लगा बॉडी के ऊपर 1 सेकंड से लेके 2.5 सेकंड्स तक। सो टाइम इंटरवल विल बी 2.5 माइनस का 1। तो बस हमने वही किया और कुछ भी नहीं इसमें, उससे एवरेज फोर्स निकला है। चलिए भाई तो ये कहानी खत्म होगी इस सवाल की। अब अगर फोर्स और टाइम का कर्व आया और अगर ऐसी बातें पूछी तो परेशान हो जाओगे क्या तुम लोग, नहीं होगे ना। बहुत ही बेहतरीन, नोट कर लीजिए, करना है तो सभी को। हो गया, यहां पे आइए ये सारी बातें लिख लीजिए। अगला सवाल देखो बेटा, द फोर्स F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below the change in momentum of the particle। बेटा यहां पे मोमेंटम का चेंज बताना ओवर द टाइम इंटरवल 0 से 8 सेकंड। यहां पे टाइम है 0, यहां पे टाइम है 8 सेकंड। तो 0 से लेके 8 सेकंड में मोमेंटम का चेंज कितना हुआ ये बताना है आपको। 0 से लेके 8 सेकंड तक मोमेंटम में कितना चेंज हुआ ये आपको बताना है मेरे बच्चे। बता पाएंगे इसको भी? 0 से लेके 8 सेकंड्स तक मोमेंटम में जो चेंज हुआ ये बताना है। बता सकते हैं सर? यू नो बेटर कि जो डेल्टा पी होता है इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। डेल्टा पी जो होता है बेटा इट इज इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, यानी कि जो डेल्टा पी होगा इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर एफ टी कर्व। एरिया अंडर एफ टी कर्व, बहुत ही शानदार। तो यहां पे कितने एरिया दिख रहे हैं सर? पहला एरिया मुझे यहां दिख रहा है A1 जो कि पॉजिटिव लूंगा मैं, दूसरा एरिया मुझे यहां दिख रहा है A2 जो कि मैं नेगेटिव लूंगा, और तीसरा एरिया मुझे यहां दिख रहा है A3 जिसको अगेन मैं पॉजिटिव लूंगा। बेटा मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब भी ये वेक्टर होता है सो मेक श्योर आपको भी यहां पे एरिया पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंसीडर करना है। सो डेल्टा P विल बी A1 माइनस A2 प्लस का A3। A1 कितना होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ
बेस कितना है मेरे बच्चे 2 और हाइट कितना है 6 माइनस A2 कितना हो जाएगा सर लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2, विड्थ कितनी है 3 प्लस का A3 कितना होगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी 8 माइनस का 4, विड्थ कितनी है 3, अरे 3 तक ही कंसीडर करोगे इसको। चलिए भाई ओके सॉल्व दिस पार्ट। सो यहां पे मोमेंटम का चेंज डेल्टा P इज गिवन बाय कितना होगा ये 2 से तो 2 मर जाएगा 6 माइनस का 4 माइनस 2 2 2 2 3 6 प्लस का 8 माइनस का 4 इंटू 3। बेटा यहां पे सॉल्व किया इसको, आई थिंक 12 kg मीटर पर सेकेंड इज द आंसर फॉर दिस, या फिर मैं बोल सकता हूं न्यूटन सेकेंड। दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी आंसर सॉरी ऑप्शन बोल सकते हो न्यूटन सेकेंड में है, तो 12 के साथ आप टिक लगा सकते हैं इसको। ठीक है ठीक है ठीक है ना, चलो बहुत ही बेहतरीन, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला सब पार्ट जो है वो है न्यूटन अंकल का तीसरा लॉ। देखो फर्स्ट लॉ में न्यूटन अंकल ने हमें फोर्स की परिभाषा दी थी, उन्होंने हमें बताया कि फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। फिर सेकंड लॉ में उन्होंने हमें फोर्स के फॉर्मूले को डिफाइन करना सिखाया, बोला भैया फोर्स जो होता है वो dp बाई dt होता है। इसी से आपके दो केसेस बन जाते हैं, पहले केस में फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरे केस में फोर्स इक्वल्स टू v dm बाई dt। तो ये हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, फोर्स समझ आया, फोर्स का फॉर्मूला भी समझ आ गया, ठीक है। अब फोर्स की प्रॉपर्टी या फिर मैं कह सकता हूं फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में उन्होंने बताया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में न्यूटन अंकल ने सब इसको समझाने के लिए हमें बताया एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। इस एक्शन रिएक्शन लॉ में उन्होंने हमसे कहा फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ भी काम अगर आप करोगे उसका रिएक्शन जरूर होगा, है ना। बड़ी आम भाषा में जिसे कहते हैं भाई अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो सिलेक्शन मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है यार। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुमने किसी को छेड़ दिया तो बदले में थप्पड़ तो मिलना ही है ना, तो बस फिर तो न्यूटन अंकल ने भी ये वाली बात बोली, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो बॉडी भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी। अगर आपने किसी को मुक्का मारा 5 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो वो भी बदले में आपको 5 न्यूटन का फोर्स लगा के देगा। ये बात न्यूटन अंकल के थर्ड लॉ से पता चली मैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन, दिस इज आल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन। जैसे कि तुमने देखा होगा जब भी आप बोट से उतरते हो तो बोट पीछे की तरफ जाती है ना। आप बोट पे उतरते हो तो बोट क्या करती है, आप क्या करते हो बोट को पुश करते हो पीछे की तरफ, बदले में बोट आपको आगे की तरफ पुश करती है और आप आगे जमीन पे आके लैंड हो जाते हो, ठीक है। अगर आपको उतरना होता है बोट से तो आप क्या करते हो, बोट को धक्का मारते हो पीछे की तरफ, बोट पे पैर रखते हैं। पैर रखने का क्या मतलब होता है बेटा, हमने बोट पे पैर रखा जिससे कि हम आगे जा सके। जब आप पैर रखते हो ना तो आप पुश करते हो पीछे की तरफ, तो आपने बोट को पीछे की तरफ पुश किया जिसकी वजह से बोट आपको आगे धक्का मारती है और आप आगे जमीन पे आ जाते हो। अच्छा इसके बहुत सारे एग्जांपल है, आपकी जो डे टू डे लाइफ में आप वॉकिंग स्विमिंग ये सब करते हो ना, इन सब में ये न्यूटन अंकल का थर्ड लॉ लगता है। वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें न्यूटन अंकल का ये थर्ड लॉ लगता है। जब तुम चलते हो तो असल में तुम जमीन को पुश करते हो पीछे की तरफ। थोड़ा स्लो मोशन में ऑब्जर्व करो अपने चलने को, जब तुम चलते हो तो पैर रखते हो फिर अगला पैर रखते हो। जब तक तुम अगला पैर रखते हो ना आप एक पैर से जोर देते हो जमीन पे, करके देखो स्लो मोशन में चलो एक बार, स्लो मोशन में। जैसे स्लो मोशन में चलोगे देन यू विल कम टू नो कि आप अपने एक पैर को उठाते हो और दूसरे पैर से जमीन को पुश करते हो। तो जब आपने जमीन को पुश किया तो जमीन भी आपको आगे की तरफ पुश करती है जिससे आप आगे की तरफ चलते हो, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं नो डाउट। तो अंकल ने यही बोला कि भाई न्यूटन अंकल ने यही बोला हम लोगों को कि भाई अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स F लगाते हो तो वो फोर्स F वो बॉडी भी आप पे लगाएगी, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए कुछ और चीजें कंसीडर करते हैं, जैसे कि चलो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एक्शन रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे बेटा फॉर एक्शन रिएक्शन। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है
कि एक्शन और रिएक्शन जो है ना वो इंस्टेंटेनियस मतलब साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक साथ होंगे। तो आप ये चीज डिफाइन नहीं कर सकते कि इस एक्शन का ये रिएक्शन था कि नहीं, ठीक है। तो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है कि एक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि यार ये एक्शन हुआ उसका फिर वो रिएक्शन हुआ, दोनों चीजें साथ में होती है। अगर आप एक दीवार को पंच मारते हो तो आपके हाथ में भी लगती है। अब क्या कहोगे, हमने दीवार को मुक्का मारा इसलिए हमारे हाथ में लगी, कि ये बोलोगे कि हमारे हाथ में लगी इसलिए हमने दीवार को मुक्का मारा? तो बात वही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें साथ में हो रही है। एक्शन रिएक्शन जो होता है वो साथ में होता है, इसलिए हमें ये चीज पता नहीं चलती कि भाई कौन सा एक्शन था और उसके लिए कौन सा रिएक्शन था। तो यहां पे एक्शन रिएक्शन जो होता है आर साइमल्टेनियस। देखो थोड़ा है मेरे स्टेटमेंट को भावनाओं समझना, स्टेटमेंट की भावनाओं को समझना, ठीक है। जैसे क्या होता है कि भाई तुमने किसी को मुक्का मारा, बदले में उसने भी तुम्हें मुक्का मारा, तो अब क्या कहोगे, हमने उसको मुक्का मारा है तो उसने, हम तो अपने फ्रेम से बोल रहे हैं। सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, यार ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, पहले किसने मारा होगा पता नहीं, है ना, पता नहीं। तो यही बात है, एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियस है, तो हम ये चीज थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए ये कहना कि भाई पहले ये हुआ होगा उसकी वजह से ही हुआ, क्योंकि एक साथ हो रहे हैं, है ना। थोड़ा टाइम के बाद होता है तो पता चलता है, जैसे कि तुमने किसी को मुक्का मारा, पहले वो सोचता है अरे मुझे मुक्का मारा इसने, ले फिर वो मारता है बाद में, है ना। तो इसमें पता चलता है कि पहले तुमने मारा इसलिए उसने बाद में मारा। लेकिन अगर सोचो दोनों चीजें साथ में हो जाए फिर क्या कहोगे, इधर से तुम भी मार रहे हो उधर से वो भी मार रहा है, ये ढिशुम। अब क्या पता चला किसने पहले मारा, नहीं पता चला। तो ये एक्शन रिएक्शन की कहानी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है बेटा कि कोई भी आइसोलेटेड फोर्स नहीं होता है ना, isolated force does not exist। ठीक है, तो फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में ही रहेगा, ठीक है, अकेला फोर्स नहीं होता, फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में ही रहेगा, ठीक है। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। आइसोलेटेड फोर्स की बातें नहीं करेंगे, एक्शन रिएक्शन में होता है, कोई भी फोर्स हो बेटा वो हमेशा एक्शन रिएक्शन में होता है। अब तुम ये मत बोलना कि सर अगर किसी बॉडी के ऊपर, किसी बॉडी ने किसी के ऊपर फोर्स लगाया तो उस पर भी उतना फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। नहीं, अंतर समझो, एक्शन रिएक्शन कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, है ना। ये मत बोलना कि सर अगर इधर से किसी ने फोर्स लगाया उधर से भी फोर्स लगाया तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो कभी ऐसी बातें मत करना बेटा कि एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, ठीक है। चलिए भाई, उसके अलावा एक और पॉइंट लिख लो, एक और पॉइंट लिख लेते हैं यहां पे, क्या होगा वो कि एक्शन रिएक्शन इज फॉर ऑल द फोर्सेस, वैरायटी ऑफ फोर्सेस आपने पढ़े थे ना बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कोई सा भी फोर्स हो, सबके लिए एक्शन रिएक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो वैलिड है। तो ऐसा नहीं कि सर ग्रेविटेशन में एक्शन रिएक्शन नहीं होता, ग्रेविटेशन में भी एक्शन रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक्शन रिएक्शन नहीं होता, उसमें भी होता है। मैग्नेटिक फोर्स में भी एक्शन रिएक्शन मिलेगा, टेंशन में भी एक्शन रिएक्शन होगा, फ्रिक्शन में भी एक्शन रिएक्शन होगा, मतलब कोई सा भी फोर्स हो, एक्शन रिएक्शन पेयर तो सब में ही होता है बेटा, ठीक है। तो
इसका एग्जांपल कंसीडर कर लेते बेटा, अगर यहां पे कोई मास ऑब्जेक्ट है m1 और यहां पे कोई मास ऑब्जेक्ट है m2, बेटा अगर m1 वाले ने m2 वाले पे फोर्स लगाया तो m2 भी m1 पे फोर्स लगाएगा, दोनों सेम फोर्स लगेंगे। फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ द 1, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ द 2, लिख लो ना यहाँ पे। F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ड्यू टू 2। F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बेटा यहां पे F12 जो होता है वो माइनस का F21 के बराबर होता है। न्यूटन अंकल के थर्ड लॉ यही कहता है हमें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन अंकल के थर्ड लॉ के हिसाब से F12 माइनस F21 के बराबर होगा। ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैट में, कोई सा भी फोर्स हो एप्लीकेबल है। अच्छा एक और लास्ट पॉइंट यहां पे लिख लीजिए, इसका कितने पॉइंट हो गए थे? 4 पॉइंट्स हो गए थे। फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, एक्शन रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर बॉडीज which are not in contact, which are not in contact। जो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है उनके लिए भी एक्शन रिएक्शन वैलिड है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक्शन रिएक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड होगा जो कांटेक्ट में है ना। तो अगर बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है उनके लिए भी एक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये सारी बातें न्यूटन अंकल के थर्ड लॉ में आती थी। तो न्यूटन अंकल ने सारी बातें हमें बहुत अच्छे से समझाई। फिर इसके अलावा नॉर्मल फोर्स के बारे में आपको पता है थोड़ा बहुत, हाँ वो ग्रेविटी की वजह से आता है, वो अर्थ पुल करती है, तो वो सारी चीजें आती है। मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा, पहले इसको नोट कर लो। एक और एग्जांपल ले लूंगा मैं एक्शन रिएक्शन का, उसको कंसीडर करते हैं, पहले इसको नोट करो। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा देखो यहाँ पे इस फोटो में भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सर इसने बोल दिया ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये जो फोटो है इसमें भी एक दिक्कत है, पता है क्या? इस फोटो में इन्होंने बोल दिया कि ये एक्शन, ये रिएक्शन है, ये एक्शन है। इट इज रॉन्ग बेटा। आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है, जब आप कभी भी ये चीज डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या एक्शन है क्या रिएक्शन है। इसलिए मैं मिटा रहा हूं इसको। बहुत गलत बात बोली इसने ना, ऐसे फोटो में भी ये चीज गलत बोली इन्होंने। हम ये चीज डिफाइन नहीं कर सकती क्या एक्शन है क्या रिएक्शन है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली, तो हमें ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि यार ये एक्शन है और इसका ये रिएक्शन होता है फिर। ठीक है, इसलिए चीजें हमने मिटा दी। चीजें सही होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलिए भाई ये वाली बातें नोट करो जल्दी से। इसका स्टेटमेंट सही करना है, व्हाट की जगह विच लिखना। इसका स्टेटमेंट सही कर लेना, यहां पे विच लिखना, which is action and which one is reaction। अब सही है, मैंने बोला ना मेरी थोड़ा अंग्रेजी अच्छी है इसलिए ऐसा कुछ होता है। चलो भाई नोट कर लीजिए जल्दी से। किया नोट, किया नोट, किया नोट, किया नोट। फिर यहां ये 5वां पॉइंट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं यहां पे ले लेता हूं आप लोगों के लिए। अगर आपने एक टेबल पे एक डब्बे को रख दिया है तो क्या होगा? सर एक बॉक्स जिसका मास m है, अगर मैंने उसको टेबल पे रखा तो क्या होगा? इस बॉक्स को अर्थ अपनी तरफ पुल करेगी, बिल्कुल करेगी, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वी नो बेटर। अर्थ इस बॉक्स को पुल करेगी। अर्थ ने इस बॉक्स को पुल किया तो ये बॉक्स क्या करेगा? टेबल को पुश करेगा नीचे की तरफ। हाँ सर करेगा ना। टेबल को इस बॉक्स ने नीचे पुश किया, इस बॉक्स ने टेबल को नीचे की तरफ पुश किया, एक फोर्स mg लगाया इस टेबल के ऊपर, क्योंकि इस बॉक्स को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही थी। इस बॉक्स को अर्थ ने अपनी तरफ पुल किया, जिसकी वजह से टेबल के ऊपर इस बॉक्स ने एक फोर्स लगाया विच इज mg। तो क्या बेटा टेबल बदला लेगा? बिल्कुल लेगा। टेबल ने बदला लिया, टेबल ने भी इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगाया जिसको कि हम नाम देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये बॉक्स टेबल को पुश करता है नीचे की तरफ विद द फोर्स ऑफ mg, जिसकी वजह से टेबल इससे बदला लेता है। और देखो बेटा बॉक्स के ऊपर टेबल ने एक फोर्स लगाया जिसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था मैंने बेटा, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या एक कॉन्टैक्ट फोर्स की वैरायटी है क्या ये? हाँ सर बिल्कुल।
तो यहां पे नॉर्मल और ये वाला mg जो है ज्यादा एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि सर क्या ये वाला mg होगा, नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला जो टेबल के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, इट इज योर mg। इस mg के साथ ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, ठीक है, नॉट दिस वन, अलग अलग है दोनों, ठीक है। चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन, क्लियर रहेगी बातें सभी को, पक्का क्लियर रहेगी। न्यूटन के तीनों लॉ समझ आए। तीनों लॉ में न्यूटन अंकल ने फोर्स के बारे में हमें समझाया, हमें बोला कि भैया फोर्स की परिभाषा ये होती है, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, और फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। अब फोर्स से रिलेटेड हम और बातें करेंगे, बट आज नहीं, अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की, फिर अगर एक आदमी लिफ्ट में है और उसके वेट वगैरह की बातें करेंगे। तो इस चैप्टर में यही सारी चीजें चलनी है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, पुली सिस्टम, कंस्ट्रेंट मोशन, सब कुछ आएगा यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर, हल्के में मत लेना। बाकी आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं वो सारी बातें आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है किसी पार्ट पे कोई डाउट है, वीडियो दोबारा देखना चाहते हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे आइए, IIT JEE में जाइए और यहाँ पे ये भाई साहब के लेक्चर देख लेना, है ना। ये अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, देख लेना एक बार। जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, यू विल गेट दिस पेज, एंड इधर की तरफ मेरे बच्चे, इधर की तरफ आपको सारे लेक्चर्स पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में, है ना, प्लस डीपीपी, आज की डीपीपी यहीं से डाउनलोड कर लेना, और उसका सॉल्यूशन भी यहीं दे दूंगा मैं आप लोगों को। तो आज तक, अभी तक जितने भी वीडियोस हुए होंगे, वो सब के सब आपको यहां पे मिल जाएंगे, लेक्चर, डीपीपी और उनके सॉल्यूशन। तो सब कुछ यहां पे प्रॉपर सीक्वेंस में हमने अरेंज करके रखा है, सो दैट कभी भी आपको कोई वीडियो इधर उधर जाके ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ऑल्सो ऐसा नहीं है बेटा कि वेबसाइट पे आप आओगे तो यहां पे आपको कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या कुछ भी, ये सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी फ्री है बेटा, जैसे यूट्यूब पे रहती है। तो बस आप यहां से डायरेक्टली यूट्यूब पे रीडायरेक्ट किए जाते हो, ठीक है। तो यहां से आओगे, सीधा आप लेक्चर पे पहुंचोगे, वहां जाके अपने लेक्चर देखो और अपने डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें वेबसाइट पे आपको मिलेगी, तो वेबसाइट पे एक बार आके जरूर चेक कर लेना इसको। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको अभी दबा दो जल्दी से, उसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। क्योंकि भाई देखो, हमारे पास ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आपके जेईई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और उन सारे अपडेट्स के लिए आपको वो बेल आइकन जरूर दबा लेना चाहिए, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, सो दैट सब नोटिफिकेशन टाइम पे आ सके आपके पास। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो सेशन? नहीं करते? कर दिया करो, उनको भी तो बोलो जाके कि भैया जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इधर उधर मत भटको, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे प्रॉपर जेईई की प्रिपरेशन हो रही है अप टू द एडवांस लेवल, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस इतनी ही बातें आज के सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।